नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। सच में धड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं पूनम। आज राजस्थान में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार मरुधरा की धरती पर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट से लेकर भाजपा मुख्यालय तक राजधानी आज केसरिया रंग में रंगी नजर आई। एयरपोर्ट से शहर तक 11 भव्य स्वागत मंचों पर नवीन का जोरदार अभिनंदन किया गया। जयपुर से पहले टोंक में उन्होंने नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूका। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने टोंक की सभा की कुछ तस्वीरें साझा कर भाजपा पर तंज कसा। डोटासरा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि टोंक में खाली कुर्सियां और जनाधार का सन्नाटा बता रहा है कि बीजेपी का ग्राफ गिर चुका है। अब इस सियासी बयानबाजी में कौन सही और कौन गलत, आज चर्चा करेंगे। इसी पर बने रहिए हमारे साथ। तो आज राजस्थान की धरा पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर गए। कई सारे संदेश यहां से उन्होंने दिए राजस्थान की धरा से, और अब इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हैं। आखिर क्या कुछ खास रहा उनके दौरे में और क्या संदेश उन्होंने यहां से दिया है, जानेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से महिपाल महला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और साथ ही जो है पॉलिटिकल एडिटर हमारे लाल सिंह फौजदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, देखिए राजस्थान की धरा पर, मरुधरा पर आज नितिन नवीन आए और यहाँ से कई सारे संदेश, कई सारी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। आखिरकार उनके इस दौरे को कैसे देखा जाए, सियासी मायने, क्योंकि देखिए कई सारे निकाले जा रहे हैं, तो उन सियासी मायनों को भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए पूनम, सबसे पहले तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मरुधरा पर आए हैं, और चूंकि जो हमारी परंपरा है पधारो मारो देश, उस परंपरा के तहत आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। अब देखिए 11 द्वार बनाए गए। एयरपोर्ट से जब भाजपा मुख्यालय तक पहुंचते हैं तो अलग अलग मोर्चों के द्वारा, अलग अलग विधानसभाओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। और हमारी परंपरा रही है कि ये राजस्थान की धरा इस बात के लिए जानी जाती है कि यहाँ जो भी आता है हम उसका पधारो मारो देश की तर्ज पर स्वागत करते हैं। लेकिन आपने कहा सियासी मायनों की बात करते हैं। देखिए ये हालांकि बहुत सहज है पार्टी को, अगर हम इस रूप में बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका आना यहाँ था, कार्यक्रम पहले से तय था। 7 आज जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया गया टोंक में, इसके बाद उनकी सभा हुई है। जहाँ तक एक मैसेज है, जहाँ तक एक संदेश है, पार्टी संदेश अपने कार्यों के जरिए लगातार दे रही है। देखिए आते ही उन्होंने स्वागत किया, इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं दर्शकों से, तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं, मदन राठौड़ मौजूद हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल मौजूद हैं, और तमाम पार्टी के जो प्रदेश पदाधिकारी वहाँ मौजूद हैं। तो उनसे जो चर्चा हो रही होगी वो होगा सियासी संबंध। ये जो दिख रहा है ना, जो हम क्या है कि बहुत आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं कई बार पूनम, कि जो सभाओं में कहा जा रहा है वो सियासी संदेश नहीं होता। सियासी संदेश अब दिया जा रहा है, जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी उसमें दिया जा रहा है, जो प्रदेश पदाधिकारी मीटिंग उसमें दिया जा रहा है। और क्या मंत्र दिया जा रहा है? देखिए पार्टी लगातार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है, जिन पंच निष्ठाओं को लेकर पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है, आगे इसको कैसे और उत्तरोत्तर बढ़ाया जाए। लेकिन इसको मैं बात खत्म करने से पहले ये जरूर कहूंगा, क्योंकि बंगाल से आए हैं सीधे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगाल में चुनाव प्रचार में थे, सीधे बंगाल से राजस्थान आए, और राजस्थान की धरा पर आते ही उन्होंने कहा है कि बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है। ये बड़ा मैसेज आज उन्होंने राजस्थान की धरा पर पहली बार प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद दिया है। बिल्कुल, यहाँ एक चीज़ का और जिक्र कर देती हूँ, आप ही की बात में एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देखिए यहाँ से उन्होंने कहा भी अंग से कलिंग तक बीजेपी का शासन बढ़ रहा है, और यहाँ एक मैसेज, ये भी बड़ा मैसेज देने की इसके जरिए कोशिश की गई है। बिल्कुल लाल सिंह जी। महिपाल महला जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए कितना खास ये दौरा, क्या यहाँ से सौगात, देखिए कई सारी सौगातें तो आपने दी हैं, लेकिन पूरी वो टाइमलाइन आपसे समझना चाहूँगी महिपाल महला जी। और साथ ही देखिए राजस्थान में क्या असर, साथ ही टोंक को क्यों चुना गया, इसके लिए क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी में बीजेपी है? देखिए पूनम जी, पहली बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वीरधरा राजस्थान पधारने पर सत्ता और संगठन ने मिलकर एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व स्वागत किया। पूरे राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने पलक पावड़े बिछाए
और टोंक के कार्यक्रम से सियासी मैसेज की नहीं, टोंक भी राजस्थान की का ही एक अभिन्न अंग है और टोंक भी राजस्थान का एक अभिन्न अंग है पूनम जी। टोंक की सभा से एक बड़ा मैसेज गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और राजस्थान की जनता ने माननीय अध्यक्ष जी का दिल खोल के स्वागत किया है। रही बात, अभी लाल सिंह जी कह रहे थे कि माननीय अध्यक्ष जी सीधे बंगाल से ही आ रहे हैं, बिल्कुल बंगाल से ही आ रहे हैं, और एक जीत का मूल मंत्र राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की अभी मीटिंग में भी देखे जा रहे हैं, आज की सभा में भी दिया, कैसे पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराए और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम करे। वो उत्तरोत्तर हमने लगातार विकास किया है। चूंकि राजस्थान प्रदेश में हमारे पास अभी जिम्मेदारी है, तो भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और प्रत्येक वो व्यक्ति जो अब तक वंचित रहा है वो मुख्य धारा में आए और सरकार की योजनाओं का उसको कैसे लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता से इस पर काम कर रही है और काम करते रहेंगे। बिल्कुल, चलिए श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका, और आपसे भी एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगी, कैसे देखते हैं इस दौरे को, क्या खास संदेश इसमें दिखता है और क्या अब कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी, सबसे पहली बात तो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर टोंक से उन्होंने क्यों शुरुआत की, और वहां पर जयपुर से भी वर्चुअली कर सकते थे। देखिए, टोंक वो जगह है जहां पर कि बीजेपी का एमएलए हुआ करते थे, महावीर सिंह जैन हुआ करते थे, 2 बार के विधायक रहे। उसके बाद देखिएगा अजीत सिंह भी बने थे और जकिया इमाम आ गई, फिर उसके बाद सचिन पायलट आ गए, सब बाहर के लोग आकर के विधायक बने। वहां पर कांग्रेस में कोई वहां का व्यक्ति नहीं बना, तो बाहर के व्यक्ति आकर के बने। अब देखिए, पूरी राजस्थान का द्वार टोंक होकर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जातिगत समीकरण के माध्यम से बीजेपी अगर टोंक से अगर पूरी राजस्थान में घुसने का प्रयास करेगी तो 2028 के सिनेरियो में परिवर्तन आएगा। अब देखिएगा, टोंक में निश्चित रूप से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 45% शहर में रहते हैं मुस्लिम, और बाकी बात करें तो कह सकते हैं कि मुस्लिम 13% है, और आपके गुर्जर, मीणा और बेरवा। सचिन पायलट के पास 3 बड़े पॉकेट कब्जे में हैं, जिससे कि आप कहते हैं गुर्जर ले लेंगे, मुस्लिम कह देंगे, या बेरवा जाति के लोग। तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर यूनुस खान को लाने का प्रयास तो किया बीजेपी ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आने वाले समय में, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर जौनपुरिया भी चुनाव हार गए, तो ऐसी स्थिति में भाजपा की कमजोर स्थिति को ठीक करने के लिए ये द्वार खोलने का काम। देखिए, प्रभारी जी ने कहा कि बैरू पे आके चुनाव जीत जाता है, मेरे प्रदेश का लोग आकर के यहाँ चुनाव जीतते हैं, तो अब स्ट्रेटेजी के तहत ही देखिएगा प्रभारी को बुलवाया गया। और उसके बाद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो मुख्यमंत्री को शाबाशी तो दी कि भाई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आपने राइजिंग राजस्थान का भी जिक्र किया, और उसके बाद नीचे के छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनको शाबाशी देने का काम भी किया। और हेलीकॉप्टर खराब हुआ तो वसुंधरा जी से गुफ्तगू भी हो गई आज एयरपोर्ट पर। अगर एयरपोर्ट 2 हेलीकॉप्टर जाते एक साथ तो वसुंधरा जी से गुफ्तगू कैसे होती, तो महिपाल जी कहना तो भूल गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के पहली बार विधायक बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के आए, तो परिवर्तन का दौर तो उन्होंने देखा है कि कहाँ तो 2 सांसद हुआ करते थे, जब मजाक उड़ाया करते थे, वो खुद कह रहे थे कि मजाक, और कह रहे थे राजनीति में 100 मीटर की दौड़ नहीं चलती है, यहाँ तो निश्चित रूप से मेहनत और कड़ी तपस्या करके कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी में कुछ। और कह रहे पार्टी बहुत कुछ कर रही है, केंद्र की भी कर रही है, राजस्थान की भी कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता मतदाताओं तक उसकी उपलब्धियों को पहुंचा पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो उनका जागो कार्यकर्ता और आगे के नीचे। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और सरकार आपकी हो तो फिर अगर रोड शो ठीक नहीं हो और स्वागत सत्कार नहीं हो तो फिर मतलब ही क्या रह जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर से मुख्यमंत्री जी ने सरकारी साधन लगाकर भी अच्छा उठिए इसमें प्रेरणा का स्रोत दे दिया कि भाई हमारे उपलब्धियों को गांव तक कैसे पहुंचाएंगे, रथों को रवाना करा दिया। बिल्कुल, रथों को रवाना कराए गए। आऊंगी आपके पास हमारे साथ कांग्रेस से जितेंद्र नरूका जी जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। किस तरीके से देखते हैं आप इस दौरे को, और दूसरा, क्या अब इस दौरे के बाद कांग्रेस के लिए चुनौती ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है?
जितेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। ये इनकी पार्टी, हेलो, जी जी बोलिए। ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नवनिर्वाचित, तो आए तो निश्चित रूप से पार्टी उनका स्वागत करेगी, इसमें हमें बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है। और रही बात की चुनौती की, आप जो करें, हमें इनसे चुनौती की हमें कहाँ इस बात की समस्या है कि साहब की आए तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियों का सामना तो अपने स्वयं की सरकार, अपने पार्टी के संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से इनको करना पड़ेगा, हमसे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा आज का दौरा, ये कोई वोट पोल से चुन के तो आए नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ये तो पर्ची, जिस तरीके से माननीय भजन लाल जी को पर्ची के माध्यम से इन्होंने सिलेक्शन किया था, उसी तरीके से पर्ची के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इन्होंने सिलेक्शन किया है। तो यदि ये सबकी सहमति से, पार्टी संगठन की सहमति से वोट पोल होता तो उसकी बात कुछ अलग होती। खैर, इनका ये व्यक्तिगत, इनका आंतरिक मामला पार्टी का, इसमें टीका टिप्पणी करना ज्यादा ठीक नहीं है। और चुनौतियों का तो आज राजस्थान सरकार की हालत क्या है, जो कि नहीं तो आपके चैनल से भी, आप के माध्यम से भी मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, सब लोगों को जानकारी भी है कि सरकार कैसा काम कर रही है, जो सबके सामने है। सरकार की हालत खराब है। कुछ दिन पहले रिफाइनरी वाला आपने देखा ही था, तो ये तो बौखलाए हुए हैं कि अब ये कैसे एक माहौल क्रिएट कर सके प्रदेश में कि वापस से इनको मजबूती मिले। लेकिन ये जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो नैरेटिव जितेंद्र जी, इनके हाथों से रिफाइनरी का निकल यहाँ चुका पर है, जिक्र फिसल कर रहे चुका हैं, है। ये तो सरकार भी नहीं चाहती होगी ना कि वहां पर आग लगे या ऐसा कुछ, तो कोई भी नहीं चाहता होगा, चाहे आप हो चाहे अभी वर्तमान में उनकी सरकार है, तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसी घटना घटे। तो नहीं, चाहने से मतलब नहीं होता। बात ये होती है कि आपको प्रदेश में चुन के भेजा है, आप प्रदेश के मुखिया हो, ये आपकी जवाबदेही तय होती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि निश्चित रूप से कोई भी बड़ा, जब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें चाहने या नहीं चाहने से नहीं होता है। ये आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होती है कि जब से आपने हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जब से इनके नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आई है, जब से हालत आप देखिए कि हालत इस कदर बन गए हैं कि बेरोजगारों को लेके आप देख लीजिए, आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देख लीजिए। तो ऐसे आप कहां तक आप अपने आप को छिपाने की कोशिश करोगे, और कहां आप कहोगे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी बनेगी, आपको प्रचंड बहुमत से आपको सरकार में लेके आए, डबल इंजन की आपकी सरकार है। महिपाल जी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। आपने जिन बातों का जिक्र किया है, महिपाल जी देखिए, आप नई नई योजनाओं की घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन पुराने जो वादे किए गए हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए, पुरानी चीजों पर भी तो ध्यान दीजिए। बड़े बड़े वादे करके आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरा नहीं कर पा रहे उन वादों को, उन योजनाओं को, उन घोषणाओं को। पूनम जी, मेरी आवाज आ पा रही? जी पूनम जी, मेरी आवाज आ पा रही? जी 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 महिपाल जी बोलिए। पूनम जी, अभी जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए। चलिए श्याम सुंदर जी, देखिए जिस तरीके से आपने यहाँ पर जितेंद्र जी को सुना, कहीं ना कहीं बहुत सारे आरोप जो हैं लगाए जा रहे हैं कि विफल बताया जा रहा है सरकार को। जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए, पहले की जो घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं कर दी जाती है, पुराने आप देख लीजिए जनता का क्या हाल है। जितेंद्र जी भूल गए कि मेट्रो का काम जिस तरह से आपने करा था, आगे बढ़ाने का काम तो प्रधानमंत्री जी ने अभी कैबिनेट की बैठक में 13,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट है ना, आपको नहीं दिख रहा कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। उसके अलावा ईआरसीपी का मुद्दा जिस तरह से उलझा कर रखा था, अब 26,000 के वर्क ऑर्डर जारी होकर के राम सेतु जल योजना वाला बड़ा काम नहीं है क्या, कहाँ से? और उसके बाद यमुना जल समझौते का जो बड़ा काम करके दिखाने की कोशिश हो रही है। अशोक गहलोत ने आज क्यों कहा कि पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में ही है? वो पुराने अनुभव को भूल गए क्या, मानेसर को भूल गए क्या? ये सब चीज कह के अशोक गहलोत अपने आप को चर्चित तो कर लेंगे, लेकिन उनके कामकाज की आप सराहना करोगे? आप देखिए, जिस तरह से आप कह रहे थे मेडिकल का काम कब शुरू किया था, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा 25 लाख का सुविधा दो, बाकी देने की जरूरत नहीं। उन्होंने राहत देने की जरूरत क्यों सोची? श्याम सुंदर जी, एक और चीज देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर अशोक गहलोत का बयान सामने आया, एक और चीज इसमें ऐड कर देती हूँ, फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले की एक तस्वीर सामने आई थी, जब अशोक गहलोत कहते नजर आए थे कि फोटो ले लीजिए, अब हम साथ में हैं। तो बार बार ये जताना पड़ रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को। देखिए पूनम जी, निश्चित तौर पर ये दिल्ली मुख्यालय पर जब पहुंचे थे तो सचिन पायलट ने हाथ मिलाया था, तो उन्होंने कहा था मीडिया को, देख लीजिए हम एक हैं। तो भाई सब चीज आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें।
जितेंद्र जी, क्योंकि आप गोविंद सिंह डोटासरा कह दो, टीकाराम जूली कह दो, आपस में समन्वय बन के वो भंवर जितेंद्र का प्रचार करते हैं, टीकाराम जूली, और डोटासरा तो भी परमानेंट है नहीं है, तो आप बता दो अब राहुल गांधी की नई कांग्रेस किस स्थिति में होगी। सुनो तो सही देर, आप सुनो, अरे सुनो, आप कह रहे हो ना राहुल गांधी ने जो पैसे वालों को चुनाव लड़ा करके यूथ कांग्रेस का जो हाल करा है, वो आपको पता है गरीब तो नहीं आ सकता आपके यहाँ यूथ कांग्रेस में, पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, कि गलत है तो बता दो। अब देखिए नवनीति पहली बार आए हैं, वो कोर कमेटी की बैठक में कुछ संदेश भी देने का काम करेंगे, और जिस प्रकार से वसुंधरा जी से बात करके उनके बीच में भी समन्वय कर कोशिश करेंगे, समन्वय। अब हरीश मीणा तो बीजेपी के थे, आपने टॉप से लड़ा है, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। पूनम जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जितेंद्र जी कह रहे थे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कैसे चुना गया हमें पता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुरूप चुना गया है। अब जिनके घर खुद के शीशे के वो कैसे पत्थर चलाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कैसे चुना गया, ये भी जितेंद्र जी से पूछना जरा। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से अपने अध्यक्ष को चुनती है, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और रिफाइनरी पे आग लगने पे मुस्कुरा के बात कर रहे थे, आग लगने से कांग्रेस पार्टी क्यों आपदा में अवसर तलाशती है? रिफाइनरी राजस्थान का गर्व है और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसमें कांग्रेस और भाजपा के लोग नहीं है, प्रदेश का वो वर्ग जिसको एक्चुअल में रोजगार की जरूरत है। और रिफाइनरी तो राजस्थान का गर्व है। अब आग लगी, जांच का विषय, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से काम किया है। तुरंत शाम को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, जांच के बाद पता लगेगा किसकी लापरवाही है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों इसमें इतनी खुश हो रही है? रिफाइनरी किसी एक दल का प्रोजेक्ट नहीं है, वो राजस्थान का गर्व है, जिससे राजस्थान के सपनों को पंख लगेंगे। और किस तरीके से राजस्थान की सरकार काम कर रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी लगाने का काम महिपाल जी आपको भी अच्छे से पता है कि 2013 में किसने किया था, ये आपको भी अच्छे से विदित है। तो सपनों को पंख लगाने का काम के इसके आप क्रेडिट लें, आप हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन सपनों को पंख लगाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। इसमें बात खुशी की नहीं है, बात तकलीफ की है कि आज एक बहुत बड़ा हजारों युवाओं को रोजगार मिलने का एक अवसर जो मिलना वाला था। चलिए ठीक है लाल सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए एक चीज का और यहाँ पर जिक्र कर लेते हैं जरा। बीजेपी तो अपनी उपलब्धियां जाहिर सी बात है सत्ता में गिनाएंगे, डबल इंजन सरकारें काम कर रही है, लेकिन वही विपक्ष निशाना साध रहा है। और विपक्ष की तरफ से अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात की जाए, देखिए उन्होंने एक तस्वीर साझा की है, खाली कुर्सियां बताई गई हैं, तंज एक तरीके से कसा गया है, इसे कैसे देखा जाए जरा? देखो, खाली कुर्सियों की पॉलिटिक्स पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये अक्सर कई बार हमने ऐसी तस्वीर देखते हैं कवरेज के दौरान कि खाली कुर्सियां या तो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है उससे पहले पिक्चर ले ली जाती है, उसको दिखा दिया जाता है, या फिर कार्यक्रम खत्म हो गया उसको दिखा दिया जाता है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा मैं कमेंट्स नहीं करूँगा, ये दोनों तरफ से होता है, दोनों पार्टियों की तरफ से होता है। लेकिन अभी मैं दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था। कांग्रेस के साथ एक दिक्कत क्या हो रही है इन दोनों में कि धूल तो चेहरे पे जमी है और आईने साफ कर रहे हैं। आप देखिए, इनका एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो पब्लिक को टच कर पा रहा हो। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मास पार्टी रही है, कभी हिंदुस्तान पर एक छत इस पार्टी ने राज किया, अब क्यों सिकुड़ती जा रही है? मुझे नहीं लगता क्यों ये पार्टी चिंतन नहीं करती, क्यों उस दिशा में नहीं सोचती। ये एक बड़ा इनको शायद सवाल इनको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं ज़्यादा इनके लिए अच्छा बुरा नहीं बोल सकता, ये पार्टी का आंतरिक मामला इनका हो सकता है, लेकिन जो सिनेरियो लगातार आ रहा है, जो कभी जिन राज्यों की सरकारें कभी कांग्रेस का ही एक छत राज हुआ करता था, धीरे धीरे सिमटती जा रही है। और आश्चर्यजनक पहलू पता है क्या है पूनम? इनको ये समझना होगा कि इनको क्षेत्रीय पार्टी खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश से इनको किसने विदाई दी? सपा और बसपा ने। दिल्ली से इनको किसने विदाई दी? आप पार्टी ने। पंजाब से इनको किसने विदाई दी? आप पार्टी ने। आप देखिए, क्षेत्रीय पार्टियां जो कभी इनका वोट बैंक हुआ करता था वो डाइवर्ट हो गया। बंगाल में क्या हालत हो गई कांग्रेस की, मुझे लगता नहीं कितनी सीट आएंगे, पता नहीं, कह नहीं सकते, कुछ भी कहीं है ही नहीं, टक्कर में ही नहीं। इसके बावजूद भी अच्छा, अब आप इसको ले लीजिए जो अभी हाल ही में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, उसमें इनकी हालत ये होगी कि विरोध करें तो फंसे और समर्थन करें तो फंसे। बाकी इन्होंने जो स्टैंड लिया पार्टी का मामला था। तो क्यों कांग्रेस अपना आत्मचिंतन नहीं करती, क्यों चिंतन करके आगे नहीं बढ़ रही, समझ में नहीं आ रहा मेरे। खैर, अभी जो बातें हो रही थी ये इनका आरोप प्रत्यारोप हो सकता है दोनों पार्टियों, लेकिन जहां तक बात है क्या किया और क्या नहीं किया तो जनता तय कर देगी। लोकतंत्र में मत सबसे बड़ा है। देखिए पुनः मैं बताऊं आपको, लोकतंत्र की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है। अगर सही बात है तो मतदाता ही तो तय करेगा, देश की जनता ही तो तय करेगी कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। बात सवाल अच्छे बुरे के ही नहीं। आपने 70 साल तक राज किया, वही तो मतदाता है। क्या इन मतदाताओं को पाकिस्तान से लाया गया है, बांग्लादेश से लाया गया है, अन्य देशों से लाया गया है? इस हिंदुस्तान का मतदाता है जो आपको नकार रहा है।
तो कहीं ना कहीं तो आपको आत्ममंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि ऐसी क्या वजह है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मास पार्टी थी। हमें तो अपने बचपन के दिन याद आते हैं, पूनम जब गांव में थे तो धूल उड़ती थी, जीप जाती तो एक ही झंडा नजर आता था, बस कांग्रेस का झंडा, और भागते थे पीछे झंडा हाथ में आ जाए, केवल धूल थी या वो झंडा था। आज वो झंडा नजर नहीं आता, गाँव में नजर नहीं आ रहा है। जो गांव से उठने वाली पार्टी थी, गांव की पार्टी थी, कभी गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने एक छत्र इस हिंदुस्तान पर राज किया और सबसे लाडली नेता बन के हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर नेता बन के उभरी। अब क्या वजह हो रही है? चलिए जितेंद्र जी से जवाब करने का काम कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए। आप एज ए पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आपको ये भूमिका जो आप निभा रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। गलत है, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं है यहाँ पर। आप ही की देखिए एक तरीके से आप ही की पार्टी का जिक्र किया गया ना कि एक छत्र राज आपने किया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं आपको सोचने विचारने मंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार आप क्यों सिमट रहे हैं। लेकिन जितेंद्र जी सुनिए, पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर कोई नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हैं। आपसे सिर्फ आपको कुछ नहीं बोला गया है डायरेक्ट तौर पर, ना आपसे कुछ कहा गया, आपसे सिर्फ सवाल किए जा रहे हैं। आपने भी महिपाल जी से सवाल किए हैं, पूछा तो आप ही का, और कहा भी गया ना आपको कि इतने लंबे टाइम तक आपने राज किया, एक छत्र राज था आपका, आखिर क्या वजह उसकी कहीं ना कहीं चिंतन मनन की जरूरत है ना। बात करोगे तो ये नहीं, बीजेपी को कठपुतली कोई नहीं है, बीजेपी की साइड कोई नहीं ले रहा। नहीं जितेंद्र जी, इस तरीके से आप नहीं डिबेट को खराब मत कीजिए, डिबेट खराब मत कीजिए, सीधी बात है। देखिए चलिए ठीक है आऊंगी आपके पास। मिशन रिपीट की जो बात करके गए हैं कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो अभी तक चलता है, अब बीजेपी फिर से वापसी की तैयारी, ये उन्होंने यहाँ से दावा किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? दावे तो इनके खोखले पोल है, ये तो आपके अभी आप एक काम कर लीजिए, दावों की आप बात करते हुए पंचायत राज का चुनाव कर लीजिए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने जिस तरीके से राजस्थान की हालत खराब करके रख दिया ना। आप अभी मेट्रो की बात कर रहे थे, अरे मेट्रो किसके राज में आई थी, किसके राज में मेट्रो आई थी? और आप मेडिकल की बात करो, जाते हुए समय भी आज मेडिकल में माननीय गहलोत साहब ने 25 लाख रुपए का जो बीमा, जो हेल्थ रिकवर की जिसके ऊपर काम किया, आज लाखों गरीबों के घर को उजड़ने से बचने का काम किया था, उन्होंने बर्बाद करने का काम नहीं किया। ये राजस्थान आज बर्बादी की कगार पे है। तो इस तरीके से तो निश्चित रूप से इनको देखना पड़ेगा, डबल इंजन की सरकार तो डबल इंजन के रूप में इनको काम करना चाहिए। हमारी कहीं यदि कमियां नहीं तो निश्चित रूप से हमें जनता ने विपक्ष में बिठा दिया ना, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रचंड जब बहुमत दिया है आपको। चलिए जितेंद्र जी, महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महिपाल जी संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिएगा। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ और सर झुका के जनता के वोट के आशीर्वाद के स्वरूप हमारी सरकार बनी और हम काम कर रहे हैं और उसी जनता का दिल जीत रहे हैं। दोबारा जब प्रदेश में चुनाव हो, चाहे शहरी निकाय के हो, चाहे पंचायत राज के हो, चाहे मुख्य चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश करने का काम करेगी। जो हमारी जिम्मेदारी है, हम तो उस जिम्मेदारी को 100% निभाने का काम कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष की कितनी जिम्मेदारी निभा रही है? चलिए ठीक है, राजस्थान में विपक्ष की भी कोई गंभीरता है? आप मुस्कुराते हैं, आग लगती है। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राजस्थान की धरा पर आज नितिन नवीन का आना, कई सारे संदेश देना, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज है, कई सारे मायने भी अभी से निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जो बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई है और उनका यहाँ आना राजस्थान वासियों पर का प्रभाव डालता है, फिलहाल देखने वाली बात होगी। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सच पे धड़क। नमस्कार।